नमस्कार किसान भाइयों, मैं राम बाबू सिंह अपने राम फार्मिंग चैनल में प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गाय के लंपी रोग का उपचार कैसे किया जाता है, ये रोग कैसे फैलता है, इसका लक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का जब भी हम जानकारी लेके आएँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। किसान भाइयों, आइए जानते हैं गाय के लंपी रोग का उपचार किस तरह से किया जाता है, इसका लक्षण क्या है, किस तरह से फैलता है। लंपी रोग जो होता है वो ढेलेदार त्वचा रोग विषाणु जनित संक्रामक रोग होता है। यह एक सीमा पारिक रोग है। यह तेजी से राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार फैल जाता है तथा विशेष परिस्थितियों में महामारी का रूप भी ले सकता है। एलएसडी विषाणु पालतू मवेशियों और भैंसों को प्रभावित करने वाला एक कैप्रीपॉक्स विषाणु है। त्वचा के नीचे गांठें निकलना लंपी त्वचा रोग की विशेषता है। यह घातक रोग के कारण पशुपालकों को गंभीर आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। किसान भाइयों, राजस्थान और गुजरात में इसका केस काफ़ी देखा गया है। राजस्थान के 16 जिलों में 4000 से अधिक तथा गुजरात के 20 जिलों में 1500 से ज़्यादा मवेशियों की लंपी त्वचा रोग के कारण मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इस रोग में दूध की पैदावार और पशुओं की खाल को नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही गर्भपात और बांझापन का खतरा भी बढ़ जाता है। लंपी त्वचा रोग मानव को संक्रमित तो नहीं करता है, लेकिन दूध को उबालने तथा पाश्चुरीकरण जैसे खाद्य स्वच्छता प्रोटोकॉल को हमेशा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, सर्वप्रथम 1929 में जाम्बिया में लंबी त्वचा रोग की पुष्टि करने के बाद से वर्ष 1986 तक यह रोग उप सहारा अफ्रीका के देशों तक ही सीमित था। भारत में पहली बार अगस्त 2019 में लंपी त्वचा रोग की ओडिशा के मयूरभंज और भद्रक जिलों में पुष्टि की गई थी। वर्तमान में देश के अधिकांश राज्यों में इस रोग का प्रकोप देखने को मिला, जिसमें राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब प्रमुख है। किसान भाइयों, लंपी त्वचा रोग का प्रकोप कई वर्षों के अंतराल पर महामारी के रूप में दिखाई देता है। इसके विषाणु का कोई विशिष्ट प्राकृतिक स्रोत ज्ञात नहीं है। यह भी पता नहीं चला है कि महामारी के बीच विषाणु कैसे और कहां से जीवित रहता है। किसान भाइयों, आमतौर पर यह रोग का प्रकोप मौसमी होता है। अप्रतिरक्षित मवेशियों की बढ़ती जनसंख्या तथा रक्तभक्षी रोग वाहकों जैसे कि मक्खी, मच्छर, जूं की बहुतायत में मौजूदगी लंपी त्वचा के व्यापक प्रकोपों की संचालक होती है। सामान्यतः इसकी रोगता दर जो होता है वो 2 से 45% होता है और मृत्यु दर की बात करूँ तो 10% तक होती है। इससे देशी और उच्च दूध उत्पादन देने वाली गायें सबसे अधिक तथा गंभीर रूप से प्रभावित हो जाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम रोग की संक्रमण की बात करें तो इसका संक्रमण मुख्यतः रोगवाहक के माध्यम से होता है। मक्खी, मच्छर और किलनी इसके रोगवाहक होते हैं। संक्रमित सांड के बीज में भी यह विषाणु पाया जाता है, जिससे प्राकृतिक मैथुन या कृत्रिम गर्भधान गायों के लिए संक्रमण का स्रोत हो सकता है। किसान भाइयों, इसके निदान की मैं बात करूं तो लंपी त्वचा रोग के गंभीर मामले अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, जिसके कारण उनकी आसानी से पहचान की जा सकती है। इसके प्रारंभिक एवं हल्के मामलों की पहचान के लिए संदिग्ध पशुओं के खून, लार, नाक के स्राव, त्वचा के घाव, पपरी के नमूने पीसीआर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जा सकते हैं। किसान भाइयों, इस रोग के लक्षण की बात किया जाए तो इसकी शुरुआती लक्षण होते हैं जैसे आँख और नाक से स्राव का आना, संक्रमण के चलते कंधे और जांघ की लसिका ग्रंथियां लिम्फ नोड्स में सूजन आने लगती है, जिससे संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। 1 सप्ताह तक तेज बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 40.5 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है। दूध उत्पादन में तेज़ी से गिरावट देखी जा सकती है। गायों की त्वचा में 10 से 50 मिलीमीटर व्यास की गांठें निकलने लगती है। मुंह, नाक की
श्लेष्मा झिल्लियों की गांठों में परिगलन से पशुओं के मुंह में अत्यधिक लार तथा नाक के पीवयुक्त श्राव गिरने लगता है। आमतौर पर गांठ के केंद्र में नासूर हो जाता है और शीर्ष पर एक पपड़ी बन जाती है। निमोनिया और थनैला इस रोग की सामान्य जटिलताएं हैं। पोस्टमार्टम जांच में श्वसन व पाचन तंत्र में तथा आंतरिक अंगों को सतह पर चेचक के जैसे दाने गांठें पाई जाती है। किसान भाइयों, इस रोग की रोकथाम की बात किया जाए तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि रोग निरोधी टीकाकरण कराई जाए। रोग निरोधी टीकाकरण की बात करें तो प्रभावित क्षेत्रों के वार्षिक टीकाकरण की सिफारिश की जाती है। लंपी प्रोवेकाइंड पहली स्वदेशी वैक्सीन है जो गायों में लगाना लाभकारी होता है। सभी मवेशियों को 3 से 6 महीने की उम्र में 1 मिली अपत्वचीय खुराक दी जानी चाहिए। किसान भाइयों, इसकी एक खुराक गाय या भैंस में 1 साल तक बचाव कर सकती है। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त बकरियों में भी बकरी पॉक्स का टीका रक्षा गोट पॉक्स वैक्सीन बकरी में लगाया जाता है। किसान भाइयों, देश की सीमाओं पर मवेशियों की आवाजाही सख्ती से नियंत्रित अथवा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। संचरण के जोखिम को कम करने के लिए मवेशियों का नियमित रूप से कीट निवारक के उपचार करें तथा पशुशाला में मच्छर रोधी जालियों का प्रयोग किया जाए। पशुशाला में आसपास की जगहों पर जल भराव न होने दें। नीम के पत्तों को जलाकर धुआं करें तथा कपूर की गोलियां रखें ताकि मच्छर मक्खी दूर रहे। पशु चिकित्सकों को, पशुपालकों को, पशु व्यापारियों को, कृत्रिम गर्भधान निर्माणकर्ताओं के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाना चाहिए। किसान भाइयों, इस रोग के नियंत्रण की बात करूं तो लंपी त्वचा रोग के व्यापक हो जाने के बाद प्रभावी नियंत्रण अक्सर कठिन हो जाता है। आपातकालीन रिंग टीकाकरण प्रभावित क्षेत्र में 10 किलोमीटर के अर्धव्यास में आने वाले सभी मवेशियों का टीकाकरण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। फिलहाल इसके लिए बकरी पॉक्स का टीका 3 मिली सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में, 1 मिली कम प्रभावित क्षेत्र में प्रयोग में लाना चाहिए। लंपी त्वचा रोग का संदेह और या पुष्टि होने पर जीवित गाय भैंसों को खरीद फरोख्त तथा पशु मेला तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। प्रभावित फार्म परिसर का कीटाणु शोधन फिनाइल 2 से 3% सोडियम हाइपोक्लोराइड्स के घोल से किया जाना चाहिए। फार्म जैव सुरक्षा को उच्चतम स्तर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गैर आवश्यक कार्यों के लिए फार्म में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। नए खरीदे गए पशुओं को कम से कम 28 दिनों के लिए झुंड से अलग रखना चाहिए। मृत पशु को गांव के बाहर लगभग 6 फीट गड्ढे में चूने तथा नमक के साथ दबा देना चाहिए। किसान भाइयों, इसका कोई मानक उपचार की मैं बात करूं तो लंपी त्वचा रोग के लिए कोई विशिष्ट विषाणुरोधी उपचार उपलब्ध नहीं है। गैर विशिष्ट उपचार प्रायः द्वितीयक परमाणु संक्रमण को रोकने, तेज बुखार को कम करने, भूख बढ़ाने आदि के लिए दिया जाता है। प्रतिजैविक दवा की बात करूं तो एनरोफ्लोक्सासिन 10% 7.5 मिली प्रति 100 किलोग्राम अंतरपेशीय दूसरी खुराक 3 दिनों के बाद। सूजन विरोधी या ज्वर रोधी मेलोक्सिस्कैम पैरासीटामोल 4 मिली प्रति 100 किलोग्राम प्रतिदिन अंतरपेशीय आवश्यकता अनुसार। एलर्जी विरोधी दवा की बात करूं तो क्लोरफेनिरामिन मिलिएट 1 मिलीलीटर प्रति 100 किलोग्राम प्रतिदिन अंतरपेशीय 3 से 5 दिन।
मल्टीविटामिन, लहरबर टॉनिक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, लीवर अर्क 5 से 10 मिली प्रतिदिन, अंतर्पेशीय 3 से 5 दिन, घाव भरने वाला स्प्रे, मक्खी विकर्षक स्प्रे, टॉपिक्योर स्प्रे, लोरेक्सेन स्प्रे, हाइमैक्स मलहम रोजाना 3 से 4 बार प्रयोग करें। किसान भाइयों, इस रोग के इलाज के लिए आप घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। खिलाने वाली दवा यानी औषधि आप तैयार कर सकते हैं। पान के पत्ते 10 लेना है, काली मिर्च 10 ग्राम या 2 चम्मच ले लें, नमक 10 ग्राम या 2 चम्मच लें और गुड़ ज़रूरत के अनुसार को पीस कर एक खुराक बना लें। दिन में एक खुराक हर 3 घंटे में पशु को खिलाएं। किसान भाइयों, इस रोग के लिए आप होम्योपैथिक उपचार भी कर सकते हैं। ये भी बहुत कारगर देखा गया है। इसके लिए होम्योनेस्ट मैरीगोल्ड LSD 25 आप यूज़ कर सकते हैं। इस किट में 2 दवाएं होती है। पहला होम्योनेस्ट बी ड्रग 25%, 20 बूंदे रोज़ाना 4 बार पशु को पिलाएं। दूसरी दवा जो होती है मैरीगोल्ड प्लस एंटीसेप्टिक स्प्रे, रोज़ाना 3 बार पशु के घाव पर स्प्रे करें। इस होम्योपैथिक पशु औषधि का कम से कम 2 से 3 हफ्तों तक अथवा रोगी पशु के ठीक होने तक प्रयोग किया जाना चाहिए होता है। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।